कभी ऐसा हुआ है कि कॉफी लेने के लिए कार्ड स्वाइप किया और अचानक नजर पड़ी बैंक बैलेंस पर हाँ। और पेट में वो एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ऐसा लगता है ना कई बार जैसे हम सब एक ऐसी फाइनेंशियल रेस में भाग रहे हैं जिसके नियम हमें कभी समझाए ही नहीं गए, मतलब जिसके लिए हमने कभी साइन अप ही नहीं किया था। ये एहसास आई थिंक आजकल बहुत आम है, खासकर एक पूरी पीढ़ी के लिए। सही बात है। और इसी भावना को, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं एरन लॉरी। हाँ, ब्रुक मिलेनियल। ब्रुक मिलेनियल, स्टॉप स्क्रैपिंग बाय एंड गेट योर फाइनेंशियल लाइफ टुगेदर। आज हम इसी किताब के जरूरी हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। अच्छा। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है जो पैसे को लेकर अक्सर उलझन में रहते हैं, दबाव महसूस करते हैं। हाँ, तो आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, ये एरन लॉरी की किताब के कुछ अंशों और सारांशों पर आधारित रहेगा। बिल्कुल। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, खासकर उस पीढ़ी के लिए जिसे अक्सर थोड़ा आर्थिक रूप से निराश समझा जाता है। हाँ, मिलेनियल्स की बात हो रही है यहाँ। उनके लिए इसकी जो आइडियाज हैं, जो सलाह है, वो क्यों मायने रखती है। मुझे ऐसा लगा कि किताब का लक्ष्य शायद वो शर्मिंदगी हटाना है पैसे को लेकर। एग्जैक्टली। और एक साफ रास्ता दिखाना है। हाँ। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपको कोई मैथ्स विजार्ड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ज्यादातर पैसे से जुड़ी आपकी साइकोलॉजी, आपके व्यवहार को समझने की बात है, उसमें महारत हासिल करना। मनी साइकोलॉजी। हाँ, और एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करे। मतलब आप सिस्टम के लिए काम ना करें, सिस्टम आपके लिए काम करे। ये इंटरेस्टिंग है। और लोरी की अप्रोच काफी ग्राउंडेड लगती है, मतलब जमीनी। बिल्कुल। वो पाठकों से वही मिलती हैं जहां वो है, चाहे कोई कर्ज में डूबा हो, किसी ने अभी कमाना शुरू किया हो, या कोई इतना परेशान हो कि अपना बैंकिंग ऐप खोलने से भी डरता हो। सही कहा। ये सिर्फ हिसाब किताब की बात नहीं है, ये उस शर्मिंदगी और उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश है जो अक्सर पैसे के चारों ओर लिपटी रहती है। सही। तो चलिए किताब के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको थोड़ा खोलते हैं। पहला हिस्सा है नींव रखना, फाउंडेशन। फाउंडेशन, जिसे लोरी कहती हैं अडल्टिंग फेज। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल मतलब स्टार्ट कर रहे हैं या पूरी तरह से लॉस्ट फील कर रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? अगर कोई बिल्कुल क्लूलेस महसूस कर रहा है तो पहला कदम क्या है? लोरी बिल्कुल बेसिक से शुरू करती हैं। एक चीज वो कहती हैं, फाइनेंशियल फेस ऑफ। फाइनेंशियल फेस ऑफ सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन असल में ये आपकी जो मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका एक नॉन जजमेंटल जायजा लेना है। ओके, बिना खुद को कोसे। बिल्कुल, मतलब अपनी नेटवर्थ समझना, यानी आपकी कुल संपत्ति में से आपके कुल कर्ज घटाना। कितना है वो आंकड़ा। फिर अपने कैश फ्लो को ट्रैक करना, पैसा असल में आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। हर रुपया कहाँ। हाँ। हाँ, और अपनी पे स्लिप को समझना। जैसे वो फाइका क्या होता है, ये यूएस कॉन्टेक्स्ट में है, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स। अच्छा। या कोई भी टैक्स क्यों कट रहा है, ये सब जानना। मकसद सिर्फ जानकारी हासिल करना है, बिना जजमेंट के। अच्छा, तो पहला कदम है आईना देखना, अपनी असलियत जानना, बिना किसी लाग लपेट के। इसके बाद आता है बजटिंग। हाँ, बजटिंग, जिसके नाम से कई लोग घबरा जाते हैं, लगता है कि अब सब बंद करना पड़ेगा। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस वाली फीलिंग आती है। लॉरी का नजरिया इस पर क्या अलग है? लॉरी का फोकस किसी एक परफेक्ट बजट पर नहीं है। वो मानती है कि सबसे अच्छा बजट वो है जिसे आप असल में निभा पाएं, टिक पाएं, जिसके साथ सस्टेनेबल हो। बिल्कुल। इसलिए वो कई तरीके बताती हैं, जैसे वो पॉपुलर 50-30-20 रूल है। हाँ, सुना है इसके बारे में। 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर, 20% बचत। एग्जैक्टली। या फिर जीरो बेस्ड बजटिंग है, जहां हर रुपए को कोई ना कोई काम सौंपना होता है। मतलब कोई पैसा फालतू नहीं बैठता। हाँ। या फिर रिवर्स बजटिंग, मतलब पहले बचत कर लो या कर्ज चुका दो और फिर जो बचाए उसे खर्च करो। तो यहाँ जोर नियम से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर है। मतलब लक्ष्य खुद को सजा देना नहीं, बल्कि अपने खर्चों के बारे में अवेयर होना है। बिल्कुल, और उन पर कंट्रोल पाना है। ये सुनने में ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ज्यादा करने लायक लगता है। और इसी नींव का एक और अहम हिस्सा है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, हाँ। लोरी से कहती हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसको किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं करना। ज्यादातर फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर फंड बनाओ, जो कि हाँ, जो बहुत बड़ा लग सकता है शुरू में, डराने वाला। सही में। तो लॉरी इसे कैसे आसान बनाती हैं? उनका सुझाव है कि छोटे से शुरू करो।
पहले सिर्फ मान लीजिए $500 का एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाओ। सिर्फ $500 या जो भी लोकल करेंसी में छोटी रकम हो? हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल असर है वो बड़ा होता है। कैसे? ये आपको छोटी मोटी अनचाही जरूरतें जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया या कोई छोटा मेडिकल खर्चा आ गया, उसके लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होने से बचाता है। अच्छा, हाँ। और आपको एक सेफ्टी का एहसास देता है, एक कुशन। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर ले जा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। $500 का लक्ष्य तुरंत हासिल करने लायक लगता है और ये वो पहली मनोवैज्ञानिक बाधा पार करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो एक बार ये बुनियादी जागरूकता, बजटिंग का तरीका और ये स्टार्टर इमरजेंसी फंड की नींव बन जाती है, तब लॉरी उस मुद्दे पर आती हैं जो शायद बहुत से लोगों को रात में जगाए रखता है। हाँ, कर्ज, जिसे वो कहते हैं ड्रैगन का वध। बिल्कुल। ये हिस्सा अक्सर पाठकों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। यहाँ वो 2 बड़े कर्जों पर फोकस करती हैं, स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड कर्ज, जो आजकल बहुत कॉमन है। बहुत ज्यादा। और यहाँ भी पहला कदम वही है, जागरूकता। अपने कर्ज को ठीक से समझना। ठीक से समझने से क्या मतलब है? लोन स्टेटमेंट तो अक्सर इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ ही नहीं आता। सही बात है। लोरी कहती हैं कि अपने स्टूडेंट लोन के स्टेटमेंट को डीकोड करना सीखो। डीकोड करना? हाँ, इंटरेस्ट रेट समझो, फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या अंतर है, आपके लिए कौन सा बेहतर है। और फिर कंसोलिडेशन, यानी कई लोन को एक में मिलाना, रीफाइनेंसिंग, बेहतर शर्तों पर नया लोन लेना, या इनकम ड्रिवन रीपेमेंट प्लान्स, आपकी कमाई के आधार पर किश्त तय होना, जैसे ऑप्शंस के बारे में पता करो। अच्छा, ये सब विकल्प होते हैं? हाँ, होते हैं। कर्ज के मामले में जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। नॉलेज इज पावर। सही। तो जानकारी मिल गई, अब हमले का प्लान बनाना है। बिल्कुल। लॉरे यहाँ 2 मुख्य स्ट्रैटेजीज की बात करती हैं, डेट एवलांच और डेट स्नोबॉल। हाँ, ये 2 बहुत पॉपुलर मेथड हैं। इनमें क्या फर्क है और वो किसे बेहतर मानती हैं? देखिए, डेट एवलांच में आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर सबसे पहले फोकस करते हैं। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट फर्स्ट। हाँ, जबकि बाकी कर्जों पर आप मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं। गणित के हिसाब से ये सबसे फायदेमंद है, क्योंकि आप कुल मिला के कम ब्याज चुकाते हैं। लॉजिकल लगता है। हाँ। और डेट स्नोबॉल, ये नाम से ही थोड़ा अलग लग रहा है। डेट स्नोबॉल में आप इंटरेस्ट रेट की परवाह नहीं करते। आप सबसे छोटे कर्ज को, मतलब जिसकी रकम सबसे कम है, उसे पहले खत्म करने पर फोकस करते हैं। सबसे छोटा वाला पहले, क्यों? क्योंकि जैसे ही एक छोटा कर्ज खत्म होता है, आपको एक तुरंत जीत महसूस होती है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। अच्छा, एक मोटिवेशन मिलता है। एग्जैक्टली। फिर आप उस कर्ज की किश्त को अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगाना शुरू कर देते हैं। इससे एक स्नोबॉल इफेक्ट बनता है, मोमेंटम बनता है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो ये है कि लोरी किसी एक तरीके को सही या गलत नहीं कहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोनों को मान्यता देती हैं। हाँ, और ये उनकी पूरी फिलॉसफी से मेल खाता है। वो मानती हैं कि पर्सनल फाइनेंस सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजी है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका वो है जो किसी व्यक्ति को मोटिवेटेड रखे और जिसे वो लंबे समय तक निभा सके। मतलब जो आपके लिए काम करे। हाँ, अगर छोटी छोटी जीत आपको मोटिवेट करती हैं, तो स्नोबॉल आपके लिए शायद बेहतर हो, भले ही मैथ्स के हिसाब से एवलांच ज्यादा एफिशिएंट हो। ये बहुत प्रैक्टिकल नजरिया है। बिल्कुल। इसी हिस्से में वो क्रेडिट स्कोर के महत्व पर भी बात करती हैं। क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर या फाइको स्कोर जिसे कहते हैं, ये कैसे बनता है और इसे सुधारने के लिए लोरी क्या सुझाव देती हैं? वो बताती हैं कि ये स्कोर किन मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। आपकी पेमेंट हिस्ट्री, क्या आप समय पर बिल चुकाते हैं, ये सबसे जरूरी है। टाइम पर पेमेंट। हाँ। फिर क्रेडिट यूटिलाइजेशन, मतलब आपके पास कुल कितनी क्रेडिट लिमिट है और आप उसका कितना % इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कम रखना बेहतर है, आइडियली 30% से नीचे। अच्छा, ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना ठीक नहीं? हाँ, लिमिट के मुकाबले। फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी लंबी है, पुराने खाते अच्छे माने जाते हैं, आपके पास किस किस तरह के क्रेडिट हैं, क्रेडिट मिक्स, और आपने हाल में कितनी बार नए क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है, नई क्रेडिट इंक्वायरीज। ओके, और इसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? क्रेडिट बनाने या सुधारने के लिए वो कुछ प्रैक्टिकल कदम बताती हैं, जैसे समय पर बिल चुकाना तो है ही, वो तो बेसिक है। हाँ। किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार के क्रेडिट कार्ड पर ऑथराइज्ड यूजर बन सकते हैं, या फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले डिपॉजिट देना होता है। अच्छा, ये तरीके हैं क्रेडिट बनाने के। हाँ। ठीक है। तो कर्ज से निपटने की स्ट्रैटेजी समझने के बाद किताब का तीसरा हिस्सा रोजमर्रा की चुनौतियों पर आता है। बिल्कुल। यहाँ पैसे का साइकोलॉजी और हमारे रिश्ते ये सेंटर में है, और ये वो एरिया है जहाँ ये किताब कई दूसरी फाइनेंस बुक से अलग खड़ी होती है, मुझे लगता है। सही कहा। यहाँ वो मनी स्क्रिप्ट्स की बात करती हैं। मनी स्क्रिप्ट्स, ये क्या है? ये
पैसे के बारे में हमारे वो गहरे, अक्सर अनजाने, अचेतन विश्वास होते हैं जो हम अपने परिवार से, समाज से, अपने अनुभवों से सीखते हैं। जैसे? कुछ उदाहरण? जैसे पैसे के बारे में बात करना ठीक नहीं है, या अमीर लोग लालची होते हैं, या हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या पैसा हाथ का मैल है, इस तरह की बातें। हाँ, ये सुनी है। और ये स्क्रिप्ट्स अनजाने में हमारे फाइनेंशियल फैसलों को कितना प्रभावित करती होंगी? बहुत ज्यादा। तो लोरीज इनसे निपटने का क्या तरीका बताती हैं? क्या करना चाहिए? पहला कदम है इन्हें पहचानना, खुद से पूछना कि पैसे को लेकर मेरे मन में क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं आती हैं, ये कहाँ से आए हैं। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, फिर उन विश्वासों को चैलेंज करना, क्या ये सच है, क्या ये मेरी मदद कर रहे हैं, और फिर उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट से बदलना जो आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करे। ये एक गहरा इंट्रोस्पेक्शन का काम है। ये वाकई जरूरी लगता है। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। और फिर आती हैं वो मुश्किल बातचीतें पैसे को लेकर। हाँ, ये सबसे मुश्किल होता है। लोरी अपनी लिटरल स्क्रिप्ट्स के लिए जानी जाती हैं, मतलब वो सचमुच में बताती हैं कि क्या कहना है। अच्छा, एक्चुअल डायलॉग्स। हाँ, उदाहरण देती हैं, जैसे दोस्तों के साथ बाहर खाने गए तो बिल कैसे बांटे बिना किसी ऑकवर्डनेस के। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है। या अगर आपका रूममेट पैसों को लेकर लापरवाह है तो उससे कैसे बात करें। अगर आपके पेरेंट्स की पैसों की आदतें ठीक नहीं है या आपको उनके साथ बाउंड्री सेट करने की जरूरत है तो ये बातचीत कैसे करें। इसे वो मैनेजिंग अप कहती हैं। मैनेजिंग अप पेरेंट्स, इंटरेस्टिंग। हाँ, और रोमांटिक रिश्तों में पैसों की बातचीत, ये तो शायद और भी ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। बिल्कुल। लोरी पहली डेट से लेकर साथ रहने और फाइनेंस मिलाने तक के लिए सुझाव देती हैं। हर स्टेज के लिए। हाँ, इसमें एक एक्सरसाइज भी शामिल है जहां पार्टनर एक दूसरे के सामने अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन का खुलासा करते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी। ये हिम्मत का काम है। हाँ, लेकिन वो कहती हैं कि ये पारदर्शिता और ईमानदारी रिश्ते की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है, वरना बाद में दिक्कतें आती है। सही बात है। इसी सेक्शन में वो अपनी कीमत पाना यानी सैलरी नेगोशिएशन पर भी विस्तार से बात करती हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ खर्च और बचत नहीं बल्कि अपनी कमाई बढ़ाने पर भी फोकस है। हाँ, बिल्कुल। वो नेगोशिएशन के लिए क्या टिप्स देती हैं? इसमें अपनी मार्केट वैल्यू रिसर्च करना शामिल है। आपकी स्किल और एक्सपीरियंस के लिए इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। डेटा इकट्ठा करना। हाँ, अपनी मांग को सही ठहराने के लिए पॉइंट्स तैयार करना, अपनी पिच की प्रैक्टिस करना, और फिर कॉन्फिडेंस के साथ असल बातचीत करना। ये सिर्फ पैसे मांगने के बारे में नहीं है, ये अपनी वैल्यू समझने और उसे सही ढंग से कम्युनिकेट करने के बारे में है। ठीक है। तो साइकोलॉजी, रिश्ते, कमाई, ये सब समझने के बाद किताब का चौथा और आखिरी हिस्सा भविष्य की ओर देखता है, वेल्थ बिल्डिंग पर। हाँ, एक बार नींव मजबूत हो गई, कर्ज काबू में आ गया, तो अगला लॉजिकल स्टेप है लंबी अवधि की सुरक्षा और संपत्ति बनाना। यहाँ लॉरी इन्वेस्टमेंट की दुनिया का परिचय देती हैं। इन्वेस्टमेंट, एक और शब्द जिससे कई लोग डरते हैं। लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ, लगते हैं, लेकिन लॉरी इसे बहुत सरल तरीके से समझाती हैं। कैसे? वो स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों को समझाने के लिए आसान भाषा और एनालॉजीज का इस्तेमाल करती हैं। ज्यादा टेक्निकल जार्गन में नहीं जाती। अच्छा। खास तौर पर वो इंडेक्स फंड में निवेश की वकालत करती हैं। इंडेक्स फंड, वो क्या होता है? इंडेक्स फंड कम लागत वाले म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी मार्केट इंडेक्स, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 या सेंसेक्स, उसके प्रदर्शन को बस कॉपी करते हैं, ट्रैक करते हैं। ओके। तो एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता? नहीं, इसीलिए इनकी कॉस्ट कम होती है। और वो कहती हैं कि शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिंपल और अक्सर बहुत इफेक्टिव तरीका है लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का। और रिटायरमेंट सेविंग्स के बारे में, जैसे पीपीएफ, एनपीएस या यूएस में 401k और आईआरए जैसे शब्द सुनते हैं। हाँ, लॉरी 401k जो अक्सर एम्प्लॉयर के जरिए मिलता है, और आईआरए इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट जिसे कोई भी खोल सकता है, के बीच के मुख्य अंतरों को स्पष्ट करती हैं। और इनके टैक्स फायदे? हाँ, साथ ही ट्रेडिशनल और रॉथ वर्जन के टैक्स फायदों को भी समझाती हैं। इंडिया में ये पीपीएफ, एनपीएस जैसे इंस्ट्रूमेंट से रिलेट कर सकते हैं। वो ये भी बताती हैं कि इन हाथों के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे चुनें कि पैसा कहाँ लगाएं। कई बार ये टारगेट डेट फंड चुनने जितना आसान हो सकता है। ये ऐसे फंड होते हैं जो आपकी अनुमानित रिटायरमेंट डेट के हिसाब से अपने आप रिस्क एडजस्ट करते जाते हैं। अच्छा, ऑटो पायलट जैसा? हाँ, काफी हद तक। और उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है रिटायरमेंट सेविंग को लेके? क्या एक चीज सबसे जरूरी है? सबसे जरूरी बात जल्दी शुरू करना, स्टार्ट अर्ली। जल्दी मतलब कितना जल्दी? जितना जल्दी हो सके। जैसे ही आप कमाना शुरू करें,
चाहे आप छोटी रकम से ही क्यों ना शुरू करें। छोटी रकम से भी फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आपके साथ होती है। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है इन्वेस्टमेंट में। जो पैसा आप आज इन्वेस्ट करते हैं उसे बढ़ने के लिए दशकों का समय मिलता है। देर से ज्यादा रकम इन्वेस्ट करने से अक्सर बेहतर होता है जल्दी छोटी रकम इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। हाँ, किताब का अंत घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जैसी दूसरी बड़ी जरूरतों के लिए बचत जैसे लक्ष्यों पर भी संक्षेप में बात करता है, ये मानते हुए कि हर किसी का रास्ता और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। सही। अंत में ये सब ब्रूक मिलेनियल फिलॉसफी पर आकर टिकता है। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? मेरे लिए एक बड़ा टेक अवे है शुरू करने की परमिशन। खुद को परमिशन देना कि शुरू करें। हाँ, परफेक्ट होने का इंतजार ना करें, सब कुछ पता होने का इंतजार ना करें। पहला कदम उठाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो शर्मिंदगी और टालमटोल से बाहर निकलने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हाँ, प्रगति ही लक्ष्य है, पूर्णता नहीं। दूसरा अहम संदेश है सिस्टम पर भरोसा करो, अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं। मतलब ऑटोमेशन। हाँ, अपनी बचत या निवेश को ऑटोमेट करना। जैसे सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट का सेविंग्स अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाना। ये सिर्फ विल पावर या डिसिप्लिन पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। सिस्टम तब भी काम करता है जब आप थके हों या मोटिवेटेड महसूस न कर रहे हों। ये बढ़िया पॉइंट है, सिस्टम बनाना। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, पैसा एक टूल है, कोई टैबू टॉपिक नहीं। हाँ, इसके बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करना दोस्तों, परिवार, पार्टनर के साथ, ये स्ट्रेस कम करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। चुप्पी अक्सर शर्मिंदगी और गलतफहमियों को जन्म देती है। ये सच है। तो संक्षेप में ये किताब पैसे को लेकर जो एंग्जाइटी है उसको कम करने और उसकी जगह कंट्रोल और एम्पावरमेंट की भावना लाने का एक बहुत प्रैक्टिकल और सहानुभूतिपूर्ण तरीका पेश करती है। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है और क्यों करना है इस पर भी फोकस करती है। बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकती है जो आजकल की चुनौतियों जैसे स्टूडेंट लोन, बढ़ती महंगाई, जॉब मार्केट की अनिश्चितता, इन सब का सामना कर रहे हैं। सही। ये शर्मिंदगी महसूस कराए बिना एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदु क्या रहे, एक बार समराइज करें तो? हाँ, पहला तो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की ईमानदार समीक्षा करना, वो फाइनेंशियल फेस ऑफ। फिर एक टिकाऊ बजट और बचत का सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करे। तीसरा, कर्ज से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान चुनना, चाहे एवलांच हो या स्नोबॉल, जो भी सूट करे। चौथा, पैसे से जुड़े अपने मनोविज्ञान, अपनी मनी स्क्रिप्ट्स और अपने रिश्तों को समझना और उन पर काम करना। और आखिर में भविष्य के लिए जल्दी इन्वेस्ट शुरू करना, चाहे छोटी रकम से ही सही। बिल्कुल। और ये सब इस समझ के साथ कि छोटी शुरुआत करना ठीक है और सिस्टम बनाना सिर्फ डिसिप्लिन पर निर्भर रहने से ज्यादा भरोसेमंद है। सही है। अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ रहे हैं, हम अपनी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे, कुछ सोचने के लिए। हाँ, एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, आज की बातचीत सुनने के बाद पैसे के बारे में वो कौन सी एक मनी स्क्रिप्ट या गहरी मान्यता है जिसे आप बदलने पर विचार कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा अनजाना विश्वास है जो आपको अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस से रोक रहा है? या फिर एक और दिशा में सोचें, अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाने की दिशा में वो पहला छोटा करने लायक कदम क्या हो सकता है? एक्शन लेने लायक। हाँ, जिसे अगले 24 घंटों में उठाया जा सकता है। शायद अपने बैंक खाते में एक छोटा सा ऑटोमेटिक वीकली ट्रांसफर सेट करना या अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना, कुछ भी छोटा सा। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि शायद एक छोटे से एक्शन के लिए भी प्रेरित करें। बिल्कुल। याद रखें, जैसा लोरी कहती हैं, यात्रा एक कदम से शुरू होती है। सही कहा। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।